हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत ज्ञान। और आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर एक ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉज माना जाता है मेंटल इलनेस का। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो स्ट्रेस है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है मेंटल इलनेस का। इसीलिए इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन। आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी, ठीक है, तो स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन। ठीक है, देखिए क्या होता है कि आपने जब कभी एग्जाम दिया है या अगर आपका कोई इंटरव्यू है, ठीक है, तो उससे पहले क्या होता है कि आपको एकदम से घबराहट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, या फिर आपको डर लगने लगता है या आपको पसीने आने लगते हैं। सो ये क्या हो रहा है, ये कुछ प्रेशर आपकी बॉडी में क्रिएट हो रहा है, कुछ माइंड पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि यार मेरा एग्जाम है, मेरा इंटरव्यू है, मैं उस पर अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और यही सोच सोच के आपको क्या हो रही है, टेंशन हो रही है। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हमने क्या बोल दिया है कि क्या हो रहा है, एक पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, देखिए और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सभी लोग स्ट्रेस को फेस करते हैं। मुझे भी दिन भर में बहुत सारे स्ट्रेस मिलते हैं, आप लोगों को भी दिन भर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिलते हैं। लेकिन जो कोपिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल की क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, हो सकता है कि मैं उस स्ट्रेस को किसी और तरीके से परसीव कर रही हूँ, आप उस स्ट्रेस को किसी और तरीके से परसीव कर रहे हैं। और हो सकता है कि मैं उसे हंस के वो कर रही हूं और आप उसे बिल्कुल कामली, बिल्कुल शांति से आप उसे डील कर रहे हैं। तो जो एक पर्सन की एबिलिटी होती है कि वो इस स्ट्रेस से लड़े, इस स्ट्रेस से कोप अप करे, वो ही क्या होता है, अडेप्टेशन होता है। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया है, अडेप्टेशन। मतलब ठीक है, तो जब पर्सन जो है वो इस स्ट्रेस से कोप करता है, इस स्ट्रेस से डील करता है, उसके अंदर जो एबिलिटी है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अडेप्टेशन बोल रहे हैं। तो ये जो दो वर्ड हैं दैट विल बी स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन। इसका छोटा सा मतलब यही है कि स्ट्रेस, जितने भी तनाव, जितनी भी टेंशन, जितना भी प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहा है, हमारे माइंड के अंदर क्रिएट हो रहा है, और हमारी जो बॉडी है उसके लिए क्या करेगी, कुछ इमोशनल रिस्पॉन्स, किसी तरीके का फिजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, तो वो क्या है, स्ट्रेस है। ठीक है, और जब उस स्ट्रेस में पर्सन एडजस्ट करने की सोचता है, उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने की सोचता है, उससे कोप अप करने की सोचता है, तो वो क्या है, एक पर्सन का अडेप्टेशन है कि वो किस तरीके से एक स्ट्रेस को अडेप्ट करता है, किस तरीके से उन स्ट्रेसेस को एडजस्ट करता है। सो दैट इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन। सो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि स्ट्रेस और अडेप्टेशन क्या होता है। सबसे पहले देखिए, देखते हैं व्हाट इज स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या है, जब भी कोई इंटरनल या एक्सटर्नल डिमांड आएगी बॉडी के अंदर, या कोई इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी कुछ हमारे क्या करेगी, फिजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करना स्टार्ट कर देगी, कुछ मेंटल रिस्पॉन्स जनरेट करना स्टार्ट कर देगी, या किसी तरीके के इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट करती है। तो उसी को हमने बोल दिया है, ये क्या है, स्ट्रेस है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस कितने टाइप का होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेस होता है, एक तो इंटरनल स्ट्रेस होता है, ठीक है, जो अंदर हो रहा है, और एक एक्सटर्नल स्ट्रेस होता है। देखिए इंटरनल स्ट्रेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो स्ट्रेस पर्सन के खुद के थॉट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी बाहरी तरीके से उसको कोई स्ट्रेस नहीं मिल रहा, वो खुद के अपने थॉट प्रोसेस से जो उसको स्ट्रेस मिलता है, लो सेल्फ एस्टीम से जो उसको स्ट्रेस मिल रहा है, पर्सन के खुद के माइंड के अंदर जो ये थॉट प्रोसेस है, वो जब स्ट्रेस क्रिएट करता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इंटरनल स्ट्रेस। ठीक है,
और एक्सटर्नल स्ट्रेस क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रेस जैसे जो पर्सन के बाहरी एनवायरनमेंट में जो स्ट्रेस मिल रहा है उसे, जैसे बहुत ज्यादा काम का प्रेशर मिल जाना, ठीक है, कल एग्जाम है, इस तरीके का कोई प्रेशर मिल जाना पर्सन को, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस है, तो ये क्या है? पर्सन के बाहरी एनवायरनमेंट में कुछ स्ट्रेसर्स प्रोड्यूस्ड हैं, कुछ स्ट्रेसर्स प्रेजेंट हैं जो क्या कर रहे हैं? उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रेस होता है जो पर्सन के खुद के थॉट उसे दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वो एक सिचुएशन के बारे में सोच सोच के ही घबराया जा रहा है कि कल एग्जाम में क्या होगा, ठीक है, क्या मैं फेल हो गई तो मैं कैसे अपने घर वालों को मुंह दिखाऊंगी। तो मतलब ये जो है ना, ये वाली जो चीजें हैं पर्सन के अंदर ही अंदर चल रही हैं, तो दैट इज इंटरनल स्ट्रेस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रेस। एक्सटर्नल स्ट्रेस का मतलब होता है कि बाहरी एनवायरनमेंट से उसको अगर कोई बहुत ज्यादा वर्कलोड दे दिया जाए, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए, तो वो क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रेस, ठीक है। तो वही बोल रहा है डेफिनेशन में कि जब भी कोई इंटरनल या एक्सटर्नल डिमांड बढ़ेगी तो बॉडी क्या करती है? कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करती है, उसी को उन्होंने बोल दिया क्या है? स्ट्रेस। तो चलिए डिफाइन करते हैं। तो अगर हम देखें तो स्ट्रेस क्या है, कि स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कोई भी इंटरनल या कोई भी एक्सटर्नल डिमांड बढ़ी या प्रेशर, कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या करेगा? पर्सन की जो बॉडी है, ठीक है, वो क्या शो करेगी? फिजिकल, मेंटल और इमोशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। फिजिकल रिस्पॉन्स जैसे जब भी क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर उधर से आ रहा होता है ना, तो हमारी बॉडी में कुछ फिजिकल रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, जैसे हम क्या करने लग जाते हैं, हमें स्वेटिंग होने लग जाती है, ठीक है, या फिर हमारे लेग्स शेक होने लग जाते हैं। तो ये क्या है? कुछ फिजिकल रिस्पॉन्स बॉडी जनरेट करती है ड्यू टू स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा है मेंटल रिस्पॉन्स। मेंटल रिस्पॉन्स मतलब कि हम जब क्वेश्चन पेपर मिल गया और जब हमने देखा कि अरे भैया ये जो पढ़ा है वो तो आया ही नहीं, तो उसमें हम जब देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हम ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि कहीं मैं फेल हो गई तो क्या होगा, या कहीं मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग की कंडीशन आ जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, लिख नहीं पाते, पेपर में आता सब कुछ है पर फिर भी लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है इमोशनल रिस्पॉन्स। इमोशनल रिस्पॉन्स जैसे फियर है, एंजाइटी है, कुछ पर्टिकुलर इमोशंस शो करते हैं किसकी तरफ? स्ट्रेस की तरफ। तो यही डेफिनेशन है कि जब भी कोई इंटरनल, जब भी कोई एक्सटर्नल प्रेशर आया तो बॉडी क्या करेगी? कुछ रिस्पॉन्स जनरेट कर देगी, उसी को क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेस बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो वर्ड है दैट इज अडेप्टेशन। तो दूसरा जो वर्ड है वो क्या है? अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मतलब मैंने पहले भी आपको शॉर्ट में बताया था कि द एबिलिटी टू कोप अप विद द स्ट्रेस, ठीक है, कैसे एक पर्सन उस स्ट्रेस के साथ एडजस्ट कर रहा है, कैसे डील कर रहा है, वो एक पर्सन का क्या हो जाता है? अडेप्टेशन, ठीक है, कि अडेप्ट कर लिया स्ट्रेस को, ठीक है, उसने क्या कर लिया? उस स्ट्रेस को डील करने के लिए, उस स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए उसके अंदर जो एबिलिटी है उसे क्या बोल रहे हैं? अडेप्टेशन। तो अगर इसे डिफाइन करें तो अडेप्टेशन क्या है? इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस इन लाइफ, ठीक है, बैलेंस इन लाइफ मतलब बॉडी और माइंड के बीच में बैलेंस मेंटेन करने का, कोई मेंटल इलनेस ना हो, उस इसके लिए क्या है? बॉडी और माइंड के बीच में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं? जब बॉडी जो है वो क्या करती है? कोशिश करती है कि मैं क्या कर लूं? इस स्ट्रेस को एडजस्ट कर लूं और कुछ ऐसी चीजें करूं जिससे ये स्ट्रेस अपने आप ही रिड्यूस हो जाए। उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब उसको डील करने के लिए जो स्ट्रैटेजी डेवलप करे, दैट इज अडेप्टेशन। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच द पर्सन ट्राई टू एडजस्ट विद द स्ट्रेसर, ठीक है। स्ट्रेसर अभी हम आगे देखेंगे कि स्ट्रेसर वो होते हैं जो कि स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है, तो जो कि स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा वो क्या है? स्ट्रेसर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी प्रोसेस है जहां पे पर्सन जो है वो उन स्ट्रेसर्स को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, उन स्ट्रेसर्स के साथ कोप अप करने की कोशिश करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस इन लाइफ, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि बैलेंस मेंटेन करना माइंड एंड बॉडी के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कोई भी मेंटल इलनेस डेवलप ना हो, ठीक है। तो जब भी स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेस से अगर पर्सन कोप अप कर लेगा, अडेप्ट कर लेगा, तो पर्सन को क्या नहीं होगी? मेंटल इलनेस नहीं होगी।
वहीं पे अगर पर्सन जो है वो उसको स्ट्रेस मिल रहा है और पर्सन जो है वो स्ट्रेस के बारे में सोचा जा रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग किए जा रहा है, पर उसको अडाप्ट नहीं कर पा रहा है, उससे डील नहीं कर पा रहा है, उससे कोप अप नहीं कर पा रहा, तो वो क्या डेवलप करेगी, एक पर्सन के अंदर मेंटल इलनेस डेवलप करती है। सो दिस इज द इंट्रो अबाउट स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन। क्या स्ट्रेस होता है, क्या अडेप्टेशन होता है। दो डेफिनेशन हमने देखी कि स्ट्रेस क्या है, कि जब भी कोई प्रेशर क्रिएट होगा, जब भी कोई डिमांड बढ़ेगी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो बॉडी एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है, तो उसको क्या बोल दिया है, स्ट्रेस बोल दिया है। और अडेप्टेशन क्या है, कि उसी स्ट्रेस से डील करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, ताकि बॉडी और माइंड के बीच में बैलेंस मेंटेन रह सके, उसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया है, अडेप्टेशन बोल दिया है। ठीक है, और अब हम देखिए क्या है कि हम जब बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, ठीक है, तो स्ट्रेस कभी कभी लेना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, और कभी कभी जो स्ट्रेस है वो हमारी मेंटल और जो भी फिजिकल हेल्थ है ना उसको डिटोरिएट भी कर सकता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि पर्सन जो है स्ट्रेस कभी कभी जब लेता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा भी होता है, ठीक है, मोटिवेट भी करके चला जाता है कभी कभी स्ट्रेस। और कभी कभी क्या होता है कि पर्सन जो है जब स्ट्रेस लेता है, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस लेता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पर्सन की जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी के बेसिस पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। इसी के बेसिस पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। सो इसके बेसिस पे हमने टाइप्स दो टाइप में डिवाइड किया है। पहला होता है यू स्ट्रेस, ठीक है, एक होता है क्या, यू स्ट्रेस, और एक होता है डिस्ट्रेस। तो पहला क्या है, यू स्ट्रेस, और दूसरा क्या है, डिस्ट्रेस। ठीक है, तो यू स्ट्रेस मैंने भी बोला कि स्ट्रेस कभी कभी लेना अच्छा होता है क्योंकि वो कभी कभी मोटिवेट करता है इंडिविजुअल को। तो ये वाला जो यू स्ट्रेस है यही करता है मोटिवेट इंडिविजुअल को टू परफॉर्म बेटर। ठीक है, एक एरिया में आप परफॉर्म बेटर करो, आप अच्छे से परफॉर्म कर सको, ये कौन सा स्ट्रेस है, यू स्ट्रेस। ठीक है, जैसे इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस बोलेंगे। और डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्ट्रेस जो कि एक पर्सन के अंदर डिसफंक्शन कर रहा है, ठीक है, आइदर उसकी मेंटल हेल्थ खराब कर रहा है, आइदर उसकी फिजिकल हेल्थ खराब कर रहा है, इमोशनल हेल्थ खराब कर रहा है। तो ये क्या है, ऐसा स्ट्रेस जो कि क्या करेगा, नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। तो ये कौन सा स्ट्रेस हो जाएगा, नेगेटिव स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, यू स्ट्रेस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं कि एग्जाम आ रहे हैं, 2 या 3 महीने बाद एग्जाम है, ठीक है, उस स्ट्रेस की वजह से बच्चा क्या करने लग जाएगा, पढ़ाई करने लग जाएगा, ठीक है, अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे उसके अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा कि बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, पास हो जा रहा है वो एग्जाम में, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो ये वाला स्ट्रेस क्या हुआ, अच्छा स्ट्रेस हो गया। दूसरा है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस जैसे आपका लूजिंग अ लव्ड वन, ठीक है, किसी पर्सन ने बहुत अपने करीबी को किसी को खो दिया है, ठीक है, अब उसे उसके बारे में वो दिन भर सोचता रहता है, बहुत ज्यादा उसे याद करता रहता है। तो ये क्या है, यहाँ पे जो उसको स्ट्रेस मिल रहा है दैट इज डिस्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे उस पर्सन के उस पर्सन के बारे में सोच के पर्सन को कुछ भी अचीव नहीं होगा, ठीक है, और उसकी कंडीशन क्या होगी, धीरे धीरे डैमेज होती चली जाएगी। तो ये क्या है, डिस्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस क्या करता है बेसिकली, तो ये वाला जो स्ट्रेस है दैट इज यू स्ट्रेस, ये क्या कर रहा है, ये पर्सन को मोटिवेट करता है टू परफॉर्म बेटर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। दूसरा आता है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि तो ऐसा स्ट्रेस जो कि एक पर्सन की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को डिटोरिएट करेगा, वो क्या है, हमारा डिस्ट्रेस। जैसे क्या हो सकता है हमारे पास, एग्जाम्पल में हमने देखा था कि लॉस ऑफ लव्ड वन, ठीक है, या फिर कोई भी डाइवोर्स की कंडीशन हो सकती है। सो ये क्या है कि ये एक तरीके का डिस्ट्रेस एक पर्सन के अंदर कॉज करेंगे। ठीक है,
तो ये क्या था, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जिसमें हमने यू स्ट्रेस पढ़ा और डिस्ट्रेस पढ़ा। यू स्ट्रेस अच्छा स्ट्रेस है और डिस्ट्रेस क्या है, नेगेटिव स्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम स्ट्रेस को बहुत अच्छे तरीके से परसीव कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं, तो दैट इज यू स्ट्रेस। और अगर वो स्ट्रेस हमारे लिए हार्म कर रहा है, हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है, तो दैट इज डिस्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वर्ड हमने पढ़ा था स्ट्रेसर, एक वर्ड हमने देखा था स्ट्रेसर। और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेसर क्या है, कोई भी ऐसी थिंग हो सकती है, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है या कंडीशन हो सकती है जो एक पर्सन को क्या करती है, स्ट्रेस कॉज करती है। ठीक है, तो कोई भी इवेंट, कोई भी कंडीशन जो स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज अ स्ट्रेसर। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है, आपके थॉट आपका स्ट्रेसर हो सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रेसर है। ठीक है, फाइनेंशियल लॉस कैन बी अ स्ट्रेसर। ठीक है, लॉस ऑफ अ लव्ड वन कैन बी अ स्ट्रेसर। तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी थिंग, कोई भी पर्सन क्या है, स्ट्रेसर है। जैसे देख के आपको स्ट्रेस आ जाए, जैसे सोच के आपको स्ट्रेस हो जाए, या फिर जिस सिचुएशन की वजह से आपको स्ट्रेस हो जाए, वो क्या है, स्ट्रेसर है। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेसर को डिफाइन करें, तो स्ट्रेसर आर द इवेंट्स, conditions that causes stress। ठीक है, तो स्ट्रेसेस कोई भी इवेंट हो सकते हैं, कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं जो कि क्या करती हैं, स्ट्रेस को कॉज करती हैं। इसके बेसिस पे इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया होता है कि एक तो हमने पढ़ा था इंटरनल स्ट्रेस होता है, तो वहां पे भी कुछ स्ट्रेसर्स होंगे, इंटरनल भी कुछ स्ट्रेसर्स प्रेजेंट होंगे। एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रेस, तो एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने क्या किया, इंटरनल स्ट्रेसर्स और एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इंटरनल स्ट्रेसर मैंने बताया था वो स्ट्रेस होता है जो कि पर्सन के खुद के मन के अंदर होता है, बाहरी एनवायरमेंट से उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, खुद की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, खुद के मन के अंदर प्रेजेंट है, थॉट की प्रोसेस। ठीक है, तो दैट इज थॉट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर इलनेस हो जाए तो उसे सोच सोच के कि कहीं मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, कोई इलनेस हो जाए पर्सन को, तो वो क्या है, वो भी एक स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही है। या एक पर्सन का जो सेल्फ एस्टीम है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं अगर लो है, तो वो भी क्या करेगा, अपने थॉट से लड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, लो सेल्फ एस्टीम भी क्या है, इंटरनल स्ट्रेस को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो ये भी एक इंटरनल स्ट्रेसर में है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल स्ट्रेसर, जैसे आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया कोई, ठीक है, बाहरी एनवायरनमेंट में होगा ये लॉस, तो ये क्या है, एक्सटर्नल है। और अगर लॉस हो जाएगा तो पर्सन उसी के बारे में सोचता रहेगा, अरे यार इतने पैसे का लॉस हो गया, तो दैट इज क्या है, फाइनेंशियल लॉस। वो भी क्या करेगा, एक पर्सन के अंदर स्ट्रेस को प्रोड्यूस करेंगे। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है, लॉस ऑफ लव्ड वन हो सकती है, ठीक है, लॉस ऑफ जॉब हो सकता है, ठीक है, फेलियर हो सकता है। सो दीज आर दी काइंड ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस, जो बाहरी इन्वायरमेंट से उसको स्ट्रेस मिल रहे हैं, सो वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेस। ठीक है, सो अभी हमने इसमें देखा कि दो तरीके के स्ट्रेस है, यू स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस है, और डिस्ट्रेस क्या है, नेगेटिव स्ट्रेस है। अच्छा स्ट्रेस यू स्ट्रेस, और जो बुरा स्ट्रेस है वो क्या है, डिस्ट्रेस है। ठीक है, और उसी के अंदर हमने और देखा कि स्ट्रेसर्स भी दो होते हैं। स्ट्रेसर्स क्या होते हैं कि कोई भी इवेंट, कोई भी कंडीशन जो क्या करेगी, स्ट्रेस को प्रोड्यूस करेगी, वो क्या है भाई, स्ट्रेसर है। ठीक है, और उसके बेसिस पे हमने क्या किया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल स्ट्रेसर क्या होते हैं, जो पर्सन की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसे बाहरी एनवायरनमेंट से नहीं मिलते हैं, वो क्या है, इंटरनल स्ट्रेसर। जैसे क्या हो जाएगा, कोई भी थॉट हो जाते हैं, कोई भी थॉट पर्सन के अंदर आ रहे हैं, कोई इलनेस प्रेजेंट है, या लो सेल्फ एस्टीम है। एक्सटर्नल स्ट्रेसर कोई भी किसी भी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हो गया है, कोई किसी करीबी को खो दिया है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, या फिर नॉइज पोल्यूशन जैसी एरिया में रह रहा है, तो ये जो स्ट्रेस है, ये पर्सन की बॉडी के बाहर है, उसके एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, तो वो क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रेस है। ठीक है, तो अभी तक हमने स्ट्रेस देखा,
डेफिनेशन देखी, अडाप्टेशन की डेफिनेशन देखी, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखा और टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स देखे और स्ट्रेसर्स क्या होते हैं ये भी हमने देखा। नेक्स्ट जो है कि कॉजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या कॉजेस रह सकते हैं स्ट्रेस को डेवलप करने के लिए, ठीक है, मतलब स्ट्रेसर्स क्या क्या हो सकते हैं ना। तो इसके लिए एक निमोनिक है दैट इज एफ पाइंस, ठीक है। तो एफ पाइंस एक निमोनिक है जिसमें आप याद कर सकते हैं कि क्या क्या कॉजेस रह सकते हैं। तो सबसे पहला आता है एफ, हमारा जो सबसे पहला जो कॉज रहेगा दैट विल बी फाइनेंशियल कॉज, ठीक है। फाइनेंशियल कॉज कैन बी अ स्ट्रेसर, है ना, जैसे पर्सन के ऊपर कोई बैंक लोन चल रहा है, ठीक है, पर्सन को अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, पैसा नहीं है उसके पास, तो ये भी क्या करेगा, एक पर्सन के अंदर स्ट्रेस को कॉज करेगा। तो जैसे बैंक लोन हो सकता है, ठीक है, डेब्ट्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये क्या करेगी, ये भी एक पर्सन के अंदर स्ट्रेस को कॉज करेगी। तो जो नेक्स्ट लेटर है एफ से हमारा क्या था, फाइनेंशियल कॉज, ठीक है, और जो नेक्स्ट लेटर हमें दिख रहा है दैट विल बी पी, ठीक है। तो पी क्या होता है, फिजिकल कॉजेस, जैसे पर्सन की बॉडी में अगर कोई कॉज प्रेजेंट है ना, कोई इंजरी हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, इलनेस हो गई है, ठीक है, या फिर कोई सर्जरी होने वाली है, उससे उसे डर लग रहा है कि कहीं मैं सर्जरी से वापस सही से आ पाऊंगा या नहीं, या कोई पैर की सर्जरी होनी है तो मेरा पैर वापस से उस तरीके से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जो भी पर्सन की फिजिकल कॉज की वजह से जो भी स्ट्रेस मिल रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल स्ट्रेसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्या हो सकता है, कोई भी इलनेस, मैंने आपको एक बताया, कोई भी बीमारी हो गई है, ठीक है, कोई भी इंजरी हो गई है, ठीक है, या फिर कोई भी सर्जरी होने वाली है, सो दीज कम्स अंडर फिजिकल स्ट्रेस, ठीक है। फिजिकल बॉडी पे, अगर बॉडी पे कोई स्ट्रेस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पर्सन को भी स्ट्रेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आई, आई का मतलब क्या है यहाँ पे, इंटरपर्सनल रिलेशंस, ठीक है, जैसे जॉब एरिया में बहुत ज्यादा बुली किया जा रहा है, ठीक है, या फिर कि कोई एक ऐसा पर्सन है उसका डाइवोर्स हो गया है, तो ये वाले जो कॉजेज होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस अगर डिस्टर्ब्ड हो जाएं, ठीक है, तो उससे भी पर्सन को स्ट्रेस मिलता है, ठीक है, जैसे लाइक मैंने बोला डाइवोर्स हो गया है, ठीक है, बुलिंग की कंडीशन है, अच्छे रिलेशनशिप नहीं है अपने कलीग्स के साथ, तो बुलिंग की कंडीशन है या फिर डाइवोर्स की कंडीशन है, तो दैट कम्स अंडर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ओके। नेक्स्ट आता है एन, कोई न्यू एनवायरनमेंट में चला गया है, जैसे कोई नई सिटी में शिफ्ट कर जाए, अब वहां पे क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं वो अनजान है, ठीक है, किससे बात करे, किससे अपनी बात कहे, तो दैट इज कोई शिफ्ट कर गया है कोई न्यू प्लेस पे, ठीक है, शिफ्ट टू न्यू प्लेस, ठीक है, या फिर न्यू कॉलेज स्टार्ट किया है। सो ये वाले जो स्ट्रेसेस हैं वो क्या है, ये भी एक पर्सन के अंदर क्या करते हैं, एक स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर आते हैं, न्यू एनवायरनमेंट के अंदर। तो हमने एफ पाइंस पढ़ा जिसमें एफ पढ़ लिया, पी पढ़ लिया, आई पढ़ लिया और एन भी पढ़ लिया। नेक्स्ट जो आता है दैट इज इमोशन, ठीक है। तो कुछ इमोशनल कॉजेस भी होते हैं, इमोशनल कॉजेज होते हैं। अब इमोशनल मतलब जो पर्सन के इमोशंस के साथ कनेक्टेड है ना, जो पर्सन जो है बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, तो पर्सन किसी अगर एक करीबी को खो दे, ठीक है, तो वो भी एक कॉज हो सकता है, ठीक है। ठीक है, लॉस ऑफ लव्ड वन, जहां पे पर्सन का कोई भी इमोशन डिस्टर्ब हो रहा है, सो वो क्या हो जाएगा, एक इमोशनल कॉज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे कॉजेस क्या रह सकते हैं, एस फॉर आता है सोशल कॉजेस, है ना, सोशल कॉजेस। सोशल कॉजेस का है कि जैसे सोसाइटी से जो कॉज मिल रहा है, जैसे पीयर प्रेशर,
ठीक है, आप ओवर क्राउडिंग ले सकते हो, बहुत ज्यादा नॉइजी एरिया में रह रहा है, ठीक है, या फिर कोई कस्टम्स हैं, कोई ट्रेडिशंस हैं जिनकी वजह से उन्हें स्ट्रेस हो रहा है, तो वो किसके अंदर आएंगे, सोशल कॉजेस के अंदर आएंगे। जैसे सबसे पहला क्या आप इसमें देख सकते हो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, कि बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग में रह रहा है, ठीक है, या फिर नॉइज पोल्यूशन। सो ये बेसिकली कॉमन कॉजेज हैं और ये एक तरीके का निमोनिक है, आप इसे याद कर सकते हैं एफ पाइंस, जिससे क्या हो सकता है आपको पता चल सकता है कि क्या कैसे स्ट्रेस जो होते हैं वो कॉज हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज, बेसिक कॉजेज क्या क्या रहते हैं। एफ फॉर फाइनेंशियल कॉजेज रहते हैं, पी फॉर आता है फिजिकल कॉजेज रहते हैं, आई फॉर इंटरपर्सनल कॉजेज भी रहते हैं कि अगर इंटरपर्सनल रिलेशन पर्सन के अच्छे नहीं हैं, जॉब में या फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कॉज रहता है। ई फॉर आता है, सॉरी एन फॉर आता है आपका न्यू एनवायरमेंट। न्यू एनवायरमेंट मतलब कोई नए एनवायरमेंट में चला गया है, कहीं नई सिटी में चला गया है, कोई नया कॉलेज नई जॉब स्टार्ट करती है, तो जो नए लोग हैं उनसे उसे स्ट्रेस मिल रहा है, तो दैट इज न्यू एनवायरमेंट है। ई फॉर आता है इमोशनल कॉजेज, ऐसी कोई सिचुएशन है जो कि क्या कर रही है, जो से इमोशन से रिलेटेड है, ठीक है, लूजिंग अ लव्ड वन, ठीक है, या फिर कोई जो पर्सन है वो उसका जो बहुत करीबी है वो बहुत ज्यादा बीमार है, तो दैट इज इमोशनल कॉजेज। एंड एस फॉर आता है हमारे पास सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज मतलब जो सोसाइटी से स्ट्रेस मिल रहा है, बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर हो रहा है, ठीक है, या फिर पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग में रह रहा है, नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा जो सोशल कॉजेज जो रहते हैं वो भी क्या करते हैं, स्ट्रेस को कॉज करते हैं। सो ये क्या है, निमोनिक है, इन ऑर्डर टू रिमेंबर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, कॉमन कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। अब जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बेसिकली ये जो कुछ बेसिक चीज थी कि स्ट्रेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, ठीक है, स्ट्रेसर्स किस तरीके के होते हैं और कॉजेस क्या हो सकते हैं, तो ये बेसिक चीज थी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है इस पूरी वीडियो के अंदर दैट इज द मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस। ओके, ठीक है, मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस। तो देखिए स्ट्रेस जो है ना वो कोई एक, इट इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, ठीक है, एक फीलिंग ही नहीं है, बल्कि इसको साइंटिस्ट ने साइंटिफिकली टेस्ट किया है कि एक स्ट्रेस एक वर्ड होता है, और जो इसे किस तरीके से डील करते हैं, एक इंडिविजुअल किस तरीके से एक पर्सन इसमें रिस्पॉन्ड करता है, ये क्या है, साइंटिफिकली टेस्टेड है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ मॉडल्स बने थे, इसके अंदर बेसिकली हम 3 मॉडल देखते हैं। सबसे पहला आता है, सबसे पहले इसके अंदर हम स्टिमुलस बेस्ड मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा जो मॉडल रहने वाला है दैट विल बी, दूसरा जो मॉडल रहने वाला है दैट विल बी रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल, और तीसरा हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शनल ठीक है। तो तीसरा जो हम मॉडल पढ़ेंगे दैट विल बी ट्रांजैक्शनल बेस्ड मॉडल। सो ये 3 जो मॉडल हैं वो क्या है, स्ट्रेस के मॉडल है। इन्होंने देखा कि स्ट्रेस किस तरीके से हो रहा है, एक पर्सन एक इंडिविजुअल किस तरीके से उस पर्टिकुलर स्ट्रेस पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो सबसे पहला मॉडल है वो क्या है हमारे पास, स्टिमुलस बेस्ड मॉडल। तो सबसे पहला मॉडल है दैट विल बी स्टिमुलस बेस्ड, ठीक है, मॉडल, स्टिमुलस बेस्ड मॉडल। ये जो मॉडल है ये बेसिकली किसने दिया है, ये जो मॉडल है ये बेसिकली किसने दिया है, थॉमस होम्स एंड रिचर्ड रे ने दिया है,
ठीक है। तो दिस मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय, दिस मॉडल was proposed by Thomas Holmes and Richard Ray in, और कब दिया था, in 1976, ठीक है। तो थॉमस होम्स एंड रिचर्ड रे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया, ये मॉडल दिया इन 1976, ठीक है। अब देखिए जो इसका, इस मॉडल का जो की कॉन्सेप्ट था वो ये था कि पर्टिकुलर स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस, इन्होंने इस मॉडल ने इस स्ट्रेस को इस तरीके से देखा कि जो भी एक लाइफ में सिचुएशंस आ रही हैं, जो भी लाइफ में इवेंट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो डिमांड करता है बहुत ज्यादा अडेप्टेशन एक पर्सन से, और वही क्या है, स्ट्रेस है, ठीक। तो इनने क्या देखा कि इस मॉडल ने स्ट्रेस को कैसे देखा, इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे इस मॉडल ने स्ट्रेस को इस तरीके से बोला, अगर शॉर्ट में हम बोले, जितने ज्यादा लाइफ चेंजिंग इवेंट्स जितने ज्यादा आएंगे एक पर्सन की लाइफ में, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसे स्ट्रेस होगा, ठीक है, और उतना ही ज्यादा उसका रिस्क फॉर इलनेस इंक्रीज हो जाएगा, रिस्क फॉर डेवलपिंग इलनेस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट यही है कि ये जो मॉडल है उसने बोला कि एक पर्सन की लाइफ में जितना ज्यादा इवेंट्स आएंगे, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स, मतलब जितनी ज्यादा ऐसे सिचुएशन, जितने ज्यादा स्ट्रेसर्स आएंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसे स्ट्रेस होगा, और उतना ही ज्यादा उस पर्सन का क्या होगा, रिस्क फॉर डेवलपिंग इलनेस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो मॉडल है वो किसने दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली थॉमस होम्स एंड रिचर्ड रे ने दिया है इन 1976, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने बोला कि लाइफ चेंजिंग इवेंट्स की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, सो इन ऑर्डर टू मेजर द स्ट्रेस बेस्ड ऑन लाइफ इवेंट्स, इन्होंने एक SRRS स्केल बनाया, ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, स्ट्रेस को मेजर कर सके, ठीक है, मेजर कर सके किसको, स्ट्रेस को। और इन्होंने स्ट्रेस को मेजर किस पे किया, इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ इवेंट, कि जितने ज्यादा लाइफ इवेंट्स आएंगे उतना ही एक पर्सन को स्ट्रेस होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसके लिए ये SRRS स्केल क्या था, किसको बोलते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म थी दैट वाज स्ट्रेस रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल, ठीक है। तो स्ट्रेस रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल क्या है, स्ट्रेस रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल क्या है, इसकी फुल फॉर्म है SRRS। और ये जो दो लोग थे, थॉमस होम्स एंड रिचर्ड रे, इन्होंने SRRS स्केल बनाया, क्यों बनाया, कि ये स्ट्रेस को मेजर कर सके बेस्ड ऑन लाइफ इवेंट्स। इसके लिए देखिए इस SRRS स्केल में क्या था, 43 लाइफ इवेंट्स को लिस्ट डाउन किया गया, ठीक है। 43 लाइफ इवेंट्स जैसे डाइवोर्स है, ठीक है, और कोई भी फाइनेंशियल लॉस है, ठीक है, कोई भी लॉस ऑफ लव्ड वन है, इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे लाइफ इवेंट को क्या किया, 43 इवेंट्स थे टोटल, कितने इवेंट्स थे, अगर एग्जाम में आता है तो 43 लाइफ इवेंट्स थे, ठीक है। तो 43 लाइफ इवेंट्स को इन्होंने क्या किया, लिस्ट डाउन किया, और हर एक इवेंट को एक LCU स्कोर दिया, क्या दिया, हर एक इवेंट को क्या दिया, एक LCU स्कोर दिया, ठीक है, LCU स्कोर दिया। तो 43 लाइफ इवेंट्स और कंटेनिंग LCU स्कोर। LCU स्कोर क्या होता है, लाइफ चेंज यूनिट स्कोर, इसकी फुल फॉर्म होती है लाइफ चेंज यूनिट स्कोर,
ठीक है। तो एलसीयू स्कोर क्या होता है, लाइफ चेंज यूनिट स्कोर। मतलब जैसे डाइवोर्स है तो इसको एक पर्टिकुलर स्कोर दे दिया, इस ये है तो इसको एक पर्टिकुलर स्कोर दे दिया, इसको एक पर्टिकुलर स्कोर दे दिया, फॉर एग्जांपल इसको 5 दे दिया था, इसको 10, इसको 73, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है कि पर्सन के पास जब हम ये रेटिंग स्केल लेके जाएंगे तो हम देखेंगे उसने पास्ट 12 मंथ्स मतलब पास्ट जो 1 ईयर है उसके अंदर उसने कितने लाइफ इवेंट्स को फेस किया है। हो सकता है उसने ये फेस ना किया हो सकता है ये फेस ना किया हो, ये कर लिया हो, ये कर लिया हो, ये ना किया हो, ये ना किया हो। फिर बाद में हम क्या करते हैं, जो भी उसके एलसीयू स्कोर्स होते हैं ना उनको बाद में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है, टोटल करते हैं। और जो हमारा टोटल जो रीडिंग आएगी, जो टोटल प्लस करने के बाद जो हमें स्कोर मिलेगा वो हमें बताता है कि एक इलनेस को डेवलप करने का कितना चांस है, एक पर्सन के अंदर कितना स्ट्रेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या था, SRRS स्केल था, जिसको हमने क्या बोला, स्ट्रेस रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल। इसके अंदर 43 लाइफ इवेंट्स इन्होंने लिस्ट किए, हर एक पे क्या दे दिया गया, एक एलसीयू स्कोर के 100 मार्क्स हैं, 73 हैं, 53 हैं इसके। और वो इवेंट को फिर पर्सन के पास लेके गए, उसने बोला कि आपके लाइफ में ये पास्ट 12 मंथ में हुआ है, वो बोलेंगे नहीं तो हम उसे टिक नहीं करेंगे, हुआ है तो टिक कर देते हैं, नहीं हुआ है तो नहीं टिक करते हैं, ठीक है। बाद में हम क्या करते हैं, सारे जितने जिन जिन चीजों पे हमने टिक किया है हम क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। फिर जो एक टोटल स्कोर निकल के आएगा वो हमें हेल्प करेगा ये प्रिडिक्ट करने में कि कितना लेवल ऑफ स्ट्रेस है, ठीक है। सो ये क्या था, अगर हम देखें तो ये क्या है, कौन सा मॉडल था, ये हमारा स्टिमुलस बेस्ड मॉडल था, ठीक है। तो इसमें 43 लाइव इवेंट्स थे और हर एक के पास एक एलसीयू स्कोर था, ठीक है। फिर जो टोटल स्कोर निकल के आएगा वो हेल्प करेगा हमें प्रिडिक्ट करने में रिस्क फॉर इलनेस, क्योंकि हमने क्या बोला था इसमें, इस मॉडल में, कि जितने ज्यादा लाइफ इवेंट्स होंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा और उतना ही ज्यादा रिस्क भी बढ़ेगा एक इलनेस को डेवलप करने का, ठीक है। तो जो भी अगर स्कोर आ रहा है, इसके कुछ रीडिंग्स है, जैसे अगर 150 से स्कोर जो है वो लेस देन 150 एलसीयू है, ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा माना जाता है कि बहुत ही ज्यादा पर्सन के अंदर क्या है, स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। तो लो स्ट्रेस, स्ट्रेस लो है तो लो रिस्क भी होगा, लो रिस्क फॉर इलनेस, ठीक है। वहीं पे अगर देखा जाए 150 एलसीयू से नीचे है और वहीं 150 से ऊपर है और 299 एलसीयू तक है, ठीक है, 299 एलसीयू तक है, तो हम क्या बोल देते हैं, कौन सा स्ट्रेस है, मॉडरेट स्ट्रेस है, ठीक है। पर्सन को क्या है, मॉडरेट स्ट्रेस है और 50% जो रहता है वो रिस्क रहता है इलनेस को डेवलप करने का, ठीक है। और अगर वहीं पे 299 से वो सॉरी 300 से ऊपर स्कोर है, ठीक है, 300 से ऊपर स्कोर है, 300 एलसीयू से ऊपर जा रहा है स्कोर, तो स्ट्रेस का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो सीवियर काइंड ऑफ स्ट्रेस है और 80% चांसेस रहते हैं पर्सन को इलनेस डेवलप होने के, ठीक है। तो ये क्या था, कौन सा मॉडल है हमारा, स्टिमुलस बेस्ड मॉडल। इसे बेसिकली किसने दिया है, थॉमस होम्स एंड रिचर्ड रे ने 1967 में दिया है। तो सॉरी ये जो ईयर है ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, इट इज नॉट 1976, इट इज 1967, ओके। सो दिस मॉडल जो है वो क्या दिया है, थॉमस होम्स एंड रिचर्ड रे ने दिया है 1967 में। और ये जो मॉडल है इन्होंने क्या बोला कि जो भी लाइफ इवेंट्स, एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल में जितने भी लाइफ इवेंट्स आएंगे उतना ज्यादा उसे स्ट्रेस होगा और उतना ही ज्यादा उसका रिस्क भी बढ़ेगा एक इलनेस को डेवलप करने के लिए। इसीलिए इसने इस स्ट्रेस को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया और वो स्केल का नाम क्या था, SRRS स्केल, दैट इज स्ट्रेस रीएडजस्टमेंट
रेटिंग स्केल, जिसमें इन्होंने 43 लाइफ इवेंट्स को लिस्ट डाउन किया और उसमें एक पर्टिकुलर एलसीयू स्कोर दिया, पेशेंट के ऊपर उसे अप्लाई किया, उसमें जितना भी स्कोर था उसे कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद रीडिंग को देखा कि रीडिंग कहाँ आ रही है। अगर 150 एलसीयू के नीचे है तो पर्सन के अंदर जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा लो है एंड लो रिस्क फॉर इलनेस है। वहीं पे अगर 150 और 299 एलसीयू है तो मॉडरेट स्ट्रेस एंड 50% रिस्क रहता है, और अगर 300 एलसीयू के ऊपर जा रही है यूनिट तो दैट विल बी सीवियर स्ट्रेस और 80% ऑफ रिस्क रहता है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारे पास एक स्टिमुलस बेस्ड मॉडल था कि किस तरीके से लाइफ इवेंट जो है वो स्ट्रेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो मेजर लिमिटेशन देखें तो लिमिटेशन जो है वो ये है कि यहाँ पे जो लाइफ इवेंट्स हैं उसके बेसिस पे हमें क्या कर रहे हैं, हमारे स्ट्रेस को मेजर कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हो सकता है कि मैं उस स्ट्रेस को अलग तरीके से परसीव करती हूँ और आप उस स्ट्रेस को अलग तरीके से परसीव करते हैं। ठीक है, मेरा कोपिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है, आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है वो एक सिचुएशन मेरे लिए एक स्ट्रेस है और हो सकता है आपके लिए ना हो, तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो ये एक मेजर लिमिटेशन देखा गया इस SRRS स्केल में। ठीक है, तो ये मॉडल जो था वो कौन सा था, स्टिमुलस बेस्ड मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कौन सा मॉडल, दैट विल बी रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट जो मॉडल है दैट विल बी रेस्पॉन्स बेस्ड मॉडल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मॉडल रहेगा दैट विल बी रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल। ठीक है, अब ये जो मॉडल है, ठीक है, इसे किसने दिया था, इट वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है, तो फर्स्ट चीज आती है कि इट वाज हेंस सेले ने दिया था, और कब दिया था, 1956 में दिया था। ठीक है, इन 1956, तो इन 1956 दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय डॉक्टर हेंस सेली। ठीक है, और इस मॉडल को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। ठीक है, तो हम ये जो मॉडल है इसे एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम जो क्या है, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। ठीक है, और ये किसने दिया था, बाय डॉक्टर हेंस सेली ने दिया था। ठीक है, अब ये जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम है ना, तो यहाँ पे देखिए जो दो चीज आएगी कि पर इस मॉडल का जो की कंसेप्ट है वो ये रहेगा कि जो भी पर्सन के अंदर जितने भी इंटरनल या जितने भी एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स आ रहे हैं उसके लिए पर्सन क्या करेगा, कुछ फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ठीक है, और ये जो रिस्पॉन्स वो जनरेट करेगा वो बेसिकली 3 स्टेजेस के अंदर रहेंगे। तो ये वाली जो चीज थी, ये जो की कंसेप्ट है वो किसने दिया, डॉक्टर हेंस सेली ने दिया, और किसके अंदर दिया, रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल के अंदर दिया। ठीक है, तो रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल का जो की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट है वो यही है कि जब भी स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, पर्सन फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जब भी कोई क्या होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड आएगी तब। और ये जो वो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये रिस्पॉन्स जो जनरेट कर रहा है ये किसमें होंगे, इन 3 स्टेजेस में जनरेट करेगा। ठीक है, कितनी स्टेजेस में जनरेट करेगा, 3 स्टेजेस में जनरेट करेगा। उन 3 स्टेजेस का नाम क्या है, सबसे पहले है अलार्मिंग स्टेज। ठीक है, अलार्मिंग स्टेज आएगी। ठीक है, दूसरी जो आती है वो आती है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस स्टेज, और तीसरा आती है एग्जॉशन स्टेज। ठीक है,
क्या बोला कि इसका जो इस मॉडल का जो की कंसेप्ट है वो क्या रहेगा कि पर्सन जो है वो जब स्ट्रेस से जूझेगा या जब स्ट्रेस उसके पास आएगा तो उसकी बॉडी में क्या होंगे, कुछ फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस जनरेट होंगे, ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्स है ये 3 स्टेजेस में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। 3 स्टेजेस में पर्सन क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। और 3 स्टेजेस क्या है, पहला है अलार्मिंग स्टेज, दूसरा है रेजिस्टेंस स्टेज और तीसरा क्या है, एग्जॉशन स्टेज, ठीक है। अलार्मिंग स्टेज, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, अलार्मिंग स्टेज की, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि अलार्मिंग है, अलार्म बज रहा है ना। तो जैसे जब अलार्म बजता है तो हम क्या हो जाता है, हम उठ जाते हैं, हमें पता होता है कि हमें इतने बजे उठना है, हमने अलार्म सेट कर दिया और वो अलार्म बजा और वो हम उठ गए, ठीक है। तो वो क्या है, अलार्मिंग। यहाँ पे क्या है कि जैसे ही कोई स्ट्रेसर आया, ठीक है, जैसे ही कोई परेशानी, कोई दुख या तकलीफ आई, ठीक है, कोई भी स्ट्रेस आया, वैसे ही हमारी बॉडी को पता चल जाता है। तो यहाँ पे अलार्मिंग स्टेज में क्या है कि बॉडी विल रिकॉग्नाइज द स्ट्रेस, ठीक है, बॉडी क्या कर लेती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है स्ट्रेस को, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही स्ट्रेस आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है कि या तो मुझे इस स्ट्रेस से लड़ना है या तो मुझे इस स्ट्रेस से भागना है, ठीक है। आइदर आई हैव टू फाइट और आइदर आई हैव टू फ्लाइट, ठीक है। तो जो भी फाइट और रिस्पॉन्स होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्टिव हो जाता है पर्सन के अंदर, ठीक है। फाइट और फ्लाइट, बेसिकली ये क्या करता है, ये वाली जो स्टेज होती है ये क्या कर रही है, एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर करती है कि या तो तुम उस स्ट्रेस को फेस करो, ठीक है, या तो तुम उससे एस्केप करो। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि जैसे ही स्ट्रेसर आएगा तो कॉर्टिसोल का सिक्रीशन अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉर्टिसोल क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है ना। तो ये स्ट्रेस हार्मोन क्या होगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, सिक्रीट होना स्टार्ट कर देगा और इसका लेवल जो है वो इंक्रीज दिखेगा एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। अलार्मिंग स्टेज में आपको कॉर्टिसोल का सिक्रीशन बहुत ज्यादा दिखता है। तो ये इसका जो मेजर पर्पस है इस स्टेज का, यहाँ पे जो अलार्मिंग स्टेज है, यहाँ पे क्या है कि जो मेजर पर्पस है वो यही है कि बॉडी को क्या करना है, प्रिपेयर करना है टू फाइट द स्ट्रेस या फिर उससे एस्केप कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन जैसे कोई स्ट्रेस आया तो उसकी क्या होगी, एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाएगी, है ना, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। तो कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे कि हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है, प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं। तो ये कुछ अलार्मिंग स्टेज के सिम्टम्स है, वो आपको इस स्टेज में देखने को मिलेंगे। तो ये क्या रहता है, अलार्मिंग स्टेज, ठीक है, कि जब पेशेंट जो है, वो पर्सन जो है, वो पहली बार जब स्ट्रेस से मिलेगा, ठीक है, पहली बार जब सामना होगा और पर्सन उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ये जो है ये मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये मेरी जिंदगी में एक स्ट्रेस बन सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, कौन सी स्टेज में होगा, अलार्मिंग स्टेज में होगा, ठीक है। यहाँ पे बॉडी जो है, वो पर्सन की बॉडी जो है उसको प्रिपेयर कर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस स्टेज। अब देखिए रेजिस्टेंस स्टेज में क्या होगा, अब अगर ये स्ट्रेसर जो है चलता जा रहा है, ठीक है, ऑनगोइंग है, ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन क्या करेगा, उसे अडाप्ट, उससे कोप, उससे डील करने की कोशिश करेगा। और वो कौन सी स्टेज में होगा, रेजिस्टेंस स्टेज। जैसे ठीक है, यहाँ पे पर्सन जो है वो या तो वो कोप अप, उसे पर्सन जो है जो भी उसका स्ट्रेस आया है उससे क्या करेगा, डील करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या हो जाता है, हमारा रेजिस्टेंस स्टेज के अंदर होगा। अब क्योंकि यहाँ वो डील करने की कोशिश कर रहा है, उसे कोप अप करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कुछ मेहनत कर रहा है ना, तो यहाँ पे एनर्जी यूज होगी, ठीक है, एनर्जी विल बी यूज्ड, ठीक है। तो एनर्जी विल बी यूज्ड। अगर कोप अप करने के बाद क्या करेगा, ये अगर ये स्ट्रेस चला गया तो पर्सन जो है, अगर स्ट्रेस जो है वो अगर जो स्ट्रेस है अगर वो चला गया तो पर्सन जो है वो रिटर्न हो जाएगा नॉर्मल फंक्शन पे, ठीक है, फंक्शन जैसे पहले करता था वैसे ही नॉर्मल फंक्शन पे रिटर्न हो जाएगा। अगर ये स्ट्रेस
कंटिन्यू रहा, ठीक है, नहीं कोप अप हो पा रहा है उससे, वो ट्राई कर रहा है बेचारा कोप अप करने के लिए, पर वो फिर भी कंटिन्यू रहा, तो पर्सन जो है वो मोर एनर्जी इस्तेमाल करेगा, ज्यादा एनर्जी यूज करेगा, जिसकी वजह से वो कहाँ चला जाएगा, एग्जॉशन की स्टेज में चला जाएगा, ठीक है, एग्जॉशन की स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पर्सन जो है, जो भी स्ट्रेसर आए, उस जो भी स्ट्रेसर आया उससे क्या कर रहा है, एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए वो एनर्जी की यूज करेगा, और जब स्ट्रेसर जो है वो चला गया तो वापस चला जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेसर रहा तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की डिमांड होगी, तो बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करेगा, जिसकी वजह से एट लास्ट वो एग्जॉशन की स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। कौन सी स्टेज में चला जाएगा, एग्जॉशन स्टेज पे चला जाएगा, एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, मेंटल बिल्कुल एकदम एग्जॉस्ट हो गया, मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो गया है, बिल्कुल थक गया है, बिल्कुल टायर्ड हो गया है। तो ये जो टायर्ड आउट वाली कंडीशन है, ठीक है, ये एग्जॉशन की स्टेज होती है। एनर्जी पूरी तरीके से लॉस हो सकती है, ठीक है, और दे कांट फाइट नाउ, ठीक है। एग्जॉशन की स्टेज है, यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन की जितनी बची कुची एनर्जी होती है वो भी लॉस हो जाती है, और यहाँ पे पर्सन एकदम थक हार जाता है, और यहाँ पे पर्सन क्या करता है कि बिल्कुल भी अब स्टेज में नहीं हो सकता कि वो उस स्ट्रेसर से फाइट कर सके। तो क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल ही मेंटली एग्जॉस्ट हो जा रहा है, बिल्कुल थक जा रहा है, तो ये कहाँ होगा, एग्जॉशन की स्टेज में, ठीक है। तो ये हमने किसके अंदर पढ़ा, रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल के अंदर पढ़ा। डॉक्टर हेंस सेली ने जो दिया था, इन्होंने बोला कि पर्सन जब एक स्ट्रेस पे रिस्पॉन्ड करता है तो वो क्या करता है, एक स्टेजेस वाइज करता है, ठीक है, 3 स्टेजेस पे करता है, जिसमें सबसे पहला है अलार्मिंग स्टेज। कोई भी स्ट्रेस आया, पर्सन को पता चल गया कि क्या है, स्ट्रेस आ गया है। जैसे अगर एग्जाम्स आ रहे हैं तो एग्जाम्स क्या है, उसके लिए स्ट्रेस है, पर्सन को पता चल गया कि हाँ क्या है कि अब मेरी डेट शीट आ गई है, तो दैट क्या है कि मेरे एग्जाम आ रहे हैं। तो ये क्या है कि अलार्मिंग स्टेज है, बॉडी ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि क्या है, आपके एग्जाम आ रहे हैं। नेक्स्ट है कि पर्सन जो है अब रेजिस्टेंस स्टेज में एंटर करेगा, जहां पे वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करेगा, ठीक है, अपनी फ्रेंड से हेल्प ले सकता है, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस स्टेज है। रेजिस्टेंस स्टेज मतलब कि यहाँ पे पर्सन उस स्ट्रेस को डील करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि पढ़ाई करेगा या फिर फ्रेंड से हेल्प लेगा, तो वो क्या है कि एनर्जी विल बी यूज, ठीक है, एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होगी। अगर ये स्ट्रेस सॉल्व हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उस तरीके पे पर्सन जो है वो नॉर्मल फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। नहीं तो अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है, उसे अगर ये लगता है कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, अभी उसका सिलेबस कवरेज नहीं हो पाया है, तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है और पर्सन एग्जॉशन की स्टेज में चला जाता है। एट लास्ट उसे कुछ फिजिकल सिम्टम्स बॉडी के अंदर दिखने को मिल सकता है, जैसे हेडेक वगैरह देखने को मिल सकता है, मेंटल स्टेबिलिटी जा सकती है। तो लास्ट में पर्सन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस कर देता है, तो दैट इज एग्जॉशन की स्टेज, ठीक है। सो ये क्या था, रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल था, जिसके अंदर 3 स्टेजेस में पर्सन क्या कर रहा है, स्ट्रेस को डील कर रहा है, स्ट्रेस से कोप अप कर रहा है। सो जो पहला मॉडल था वो क्या था हमारा, स्टिमुलस बेस्ड मॉडल, जिसपे क्या था कि वो जो थॉमस होम्स और रिचर्ड रे थे, उन्होंने क्या किया था, एक स्केल बनाया था जिससे वो स्ट्रेस को मेजर कर रहे थे। दूसरा जो मॉडल है दैट इज रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल, जहां पे डॉक्टर हेंस सेली ने बोला कि पर्सन जो है वो स्ट्रेस में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, 3 स्टेजेस में रिस्पॉन्ड करता है। अलार्मिंग स्टेज होती है, रेजिस्टेंस स्टेज होती है, एंड एग्जॉशन स्टेज होती है, ठीक है। तो ये कौन सा मॉडल था, रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल। नाउ जो तीसरा मॉडल जो रहेगा दैट विल बी ट्रांजैक्शनल बेस्ड मॉडल। जो नेक्स्ट जो मॉडल रहेगा दैट विल बी ट्रांजैक्शनल बेस्ड मॉडल, ट्रांजैक्शनल बेस्ड मॉडल, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल बेस्ड मॉडल किसने किया, इट वाज प्रपोज्ड बाय, इट वाज प्रपोज्ड बाय इट वाज प्रपोज्ड बाय ठीक है।
तो इट वाज प्रपोज्ड बाय रिचर्ड लाजरस एंड सुसैन फॉकमैन ने इसे प्रपोज किया था इन 1984। ठीक है, 1984 में इन्हें इन्हें कौन सा मॉडल दिया था इन्होंने? ट्रांजैक्शनल बेस्ड मॉडल दिया था। अब इस मॉडल का जो मेन पर्पस था या जो मेन कंसेप्ट था वो ये था कि एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरीके से देखता है और किस तरीके से उसके बारे में सोचता है और किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड करता है, वही क्या है? स्ट्रेस। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि पर्सन एक पर्टिकुलर सिचुएशन, क्योंकि मैंने आपको बोला कोई इवेंट और कंडीशन ही स्ट्रेसर्स भी होते हैं, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन एक पर्टिकुलर चीज के बारे में किस तरीके से सोच रहा है और किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो क्या है? स्ट्रेस। तो अगर हम इन शॉर्ट बोलें तो पर्सन परसेप्शन अबाउट सिचुएशन, ठीक है, प्लस एबिलिटी टू कोप। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों की कंसेप्ट थे किसके? ट्रांजैक्शनल बेस्ड मॉडल के। ठीक है, स्टेप्स क्या होते हैं? जैसे पहला आता है प्राइमरी अप्रेजल, दूसरा होता है सेकेंडरी अप्रेजल, तीसरा आता है कोपिंग एफर्ट्स, एंड फोर्थ आता है रीअप्रेजल। ठीक है, अब देखिए इन चारों स्टेप में क्या होता है। सबसे पहला आता है प्राइमरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल मतलब कि यहाँ पे पर्सन जो है वो पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। कोई स्ट्रेस आया, कोई सिचुएशन आई, कोई कंडीशन आई, तो उसमें क्या कर रहा है? पूरी तरीके से सोचता है। उसको कैसे सोचेगा? जैसे व्हाट द सिचुएशन इज, क्या ये जो सिचुएशन आई है या ये जो कंडीशन आई है उसमें क्या हो रहा है कि क्या ये मेरे लिए थ्रेट है, क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? ठीक है, अगर आंसर वो निकल के आता है कि हाँ ये सिचुएशन जो है वो मेरे लिए थ्रेट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पर्सन को स्ट्रेस होगा। ठीक है, अगर जो आंसर जो निकल के आया वो यस निकल के आया कि यस इट इज अ थ्रेट, कि ये सिचुएशन जो है वो मेरे लिए थ्रेट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसको उतना ही ज्यादा स्ट्रेस होगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस होगा। और अगर सिचुएशन इस तरीके से निकल के आती है कि नो इट इज नॉट अ थ्रेट, ठीक है, मैं इसे डील कर लूंगा, तो इट इज नॉट अ थ्रेट, तो यहाँ पे जो क्या होगा? ऑटोमेटिकली स्ट्रेस जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है? एक पूरी यहाँ पे सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है कि क्या सिचुएशन है, कि वेदर इट इज अ थ्रेट टू मी, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी और नॉट। ठीक है, तो उसके बेस पे क्या हो रहा है? स्ट्रेस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। दूसरी है सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल में इस तरीके की सिचुएशन आएगी कि कैन आई हैंडल इट, क्या ये जो स्ट्रेस आया है क्या मैं उसे हैंडल कर सकता हूं? तो अगर आएगा कि हाँ, तो यहाँ पे स्ट्रेस थोड़ा और रिड्यूस हो जाएगा, और अगर आएगा कि नहीं भाई मैं नहीं हैंडल कर सकता हूं, तो स्ट्रेस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैन आई हैंडल इट वाली सिचुएशन आती है, ठीक है, कैन आई हैंडल इट, ठीक है, अगर यस तो स्ट्रेस क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, और अगर नो तो क्या होगा? स्ट्रेस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी पर्सन क्या कर रहा है? सोच रहा है, थॉट कर रहा है, ठीक है, थिंकिंग कर रहा है। अब आता है कोपिंग एफर्ट्स। कोपिंग एफर्ट्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पे पर्सन जो है वो जो भी अब उसने सोचा है कि जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है कि हाँ मैं इस स्ट्रेस को हैंडल कर लूंगा, ठीक है, तो जो भी स्ट्रैटेजी है तो वो उसको एक्शन में लेके आता है। ठीक है, तो एक तो होता है हमारा कि दो बेस्ड होती है इसमें। ठीक है, तो हमारा थर्ड है कोपिंग एफर्ट्स। ठीक है, या तो
प्रॉब्लम सॉल्विंग कोपिंग होती है, ठीक है। इमोशन मैनेज कोपिंग होती है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि अब जितना भी पर्सन ने सोचा है कि मैं इस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए ये करूंगा, ठीक है, ऐसे मैं इसको हैंडल करूंगा, तो अब वो उसको एक्शन में लेके आ रहा है। अब वो क्या कर रहा है, सचमुच पढ़ाई ही कर रहा है ताकि वो जो फाइनल एग्जाम्स है उसमें अच्छा अपीयर कर सके, ठीक है। इसके अलावा इमोशन मैनेज कोपिंग, जैसे कि जो भी उसको स्ट्रेस हो रहा है उसके लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, बिल्कुल बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज इमोशन मैनेज कोपिंग, ठीक है। कि वो क्या कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करके क्या कर रहा है, उसको स्ट्रेस को रिड्यूस कर रहा है। सो दो तरीके की कोपिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोपिंग की जो भी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है जब हम उसको कोप अप करते हैं, उसके लिए एक्शन लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोपिंग। दूसरा है इमोशनल मैनेज कोपिंग। इमोशंस मैनेज कोपिंग, यहाँ पे जो भी इमोशंस है उसको मैनेज करने के लिए पर्सन जो एक्शंस लेगा वो क्या है, इमोशनल मैनेज कोपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला क्या हुआ कि कोई भी स्ट्रेस आया तो पर्सन उसको बोलेगा कि व्हाट इज द सिचुएशन, सिचुएशन को एनालाइज करेगा, ठीक है, कि वो सही है या गलत है, सिचुएशन थ्रेट है या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बेसिस पे स्ट्रेस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। सेकेंडरी अप्रेजल में पर्सन बोल रहा है कि क्या मैं इस स्ट्रेस को हैंडल कर सकता हूं, उसके बेसिस पे स्ट्रेस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तीसरे में आता है कोपिंग एफर्ट्स, जो भी उसने सोचा कि इस तरीके से हैंडल करूंगा, अब वो क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, एक्शन में लेके आएगा, उस पर काम कर रहा है, उसे कोप करने की डील करने के लिए जो काम कर रहा है स्ट्रेस से, वो क्या है, कोपिंग एफर्ट्स है। इसमें प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस करने के लिए मेहनत कर रहा है, और जो भी इमोशंस है उसे रिड्यूस करने के लिए कुछ एक्शंस कर रहा है, तो वो क्या है, हमारा कोपिंग एफर्ट्स है। नेक्स्ट होता है रीअप्रेजल। रीअप्रेजल मतलब जो भी उसने यहाँ पे कोपिंग स्ट्रैटेजी लगाई है, ठीक है, उसको क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा कि जो भी मैंने कोपिंग स्ट्रैटेजी लगाई थी उससे मेरा स्ट्रेस रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया है स्ट्रेस रिड्यूस तो स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर नहीं हुआ है तो और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा और दोबारा से एक नई कोपिंग स्ट्रैटेजी बनाएगा, दोबारा से काम करेगा, ज्यादा एनर्जी यूज करेगा, फिर क्या होगा, और भी ज्यादा थकेगा। तो ये वाली कंडीशन जो है वो रीअप्रेजल में आएगी, ठीक है। तो कोपिंग एफर्ट्स को दोबारा से जब प्लान करा जा रहा है तो दैट इज रीअप्रेजल, ठीक है। वो काम नहीं किए, पहले वाले काम नहीं किए, उन्होंने इवैल्यूएट किया, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, पर्सन का स्ट्रेस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, दोबारा से नई कोपिंग स्ट्रैटेजी बनाएगा ताकि वो क्या कर सके, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करे। सो ये किसके स्टेप्स थे, ट्रांजेक्शनल बेस्ड मॉडल के स्टेप्स थे। तो अगर हम तीनों मॉडल को एक बार रिवाइज करें तो जो पहला मॉडल था स्टिमुलस बेस्ड मॉडल, ठीक है, पहला जो मॉडल था दैट वाज स्टिमुलस बेस्ड मॉडल, ठीक है। स्टिमुलस बेस्ड मॉडल हमने देखा था कि थॉमस होम्स एंड रिचर्ड रे ने दिया, और इसमें क्या बन रहा था, एक SRRS स्केल बना के इन्होंने क्या किया, स्ट्रेस लाइफ इवेंट्स को देखा कि जितने ज्यादा इवेंट्स उतना ज्यादा स्ट्रेस और उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलनेस डेवलप होने के रिस्क रहते हैं। दूसरा जो मॉडल था दैट वाज रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल, ठीक है। एक पर्सन जो है अगर उसको स्ट्रेस होगा तो उसकी बॉडी कुछ फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेगी तीन स्टेजेस में। कौन सी तीन स्टेजेस पढ़ी थी हमने, अलार्मिंग स्टेज थी, अलार्मिंग स्टेज थी, रेजिस्टेंस वाली स्टेज थी, ठीक है, और लास्ट वाली एग्जॉशन की स्टेज थी, ठीक है। कि अगर एक पर्सन जो है बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर लेता है तो कहाँ चला जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो एग्जॉशन की स्टेज में चला जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट हमने मॉडल पढ़ा था दैट वाज ट्रांजैक्शनल बेस्ड मॉडल, है ना, ट्रांजैक्शनल बेस्ड मॉडल, जिसमें हमने क्या बोला कि पर्सन का जो भी परसेप्शन है एक सिचुएशन को लेके और जिस तरीके से वो उसे कोप करता है वो क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है। तो इसमें हमने स्टेप्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने पहला स्टेप क्या था कि प्राइमरी अप्रेजल पढ़ा था, ठीक है, सेकेंडरी अप्रेजल पढ़ा था, इसके बाद हमने कोपिंग एफर्ट्स पढ़े थे, और एट लास्ट हमने रीअप्रेजल, जहां पे जो भी हमने कोपिंग एफर्ट्स लगाए हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है, तो रीअप्रेजल। सो दीज आर दी मॉडल्स फॉर दी स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट एंड एट लास्ट हम ये पढ़ते हैं कि ट्रीटमेंट क्या रहता है स्ट्रेस का।
देखिए सबसे पहले ट्रीटमेंट में हेल्थ एजुकेशन और काउंसलिंग देना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पर्सन को हेल्थ एजुकेशन दो और पर्सन को काउंसलिंग दो कि किस तरीके से आप नई नई कोपिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप पॉजिटिवली कोप कर सकते हैं, क्या आप स्ट्रेस को किस तरीके से परसीव कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग देनी है पर्सन को, ठीक है। तो आप क्या करोगे ट्रीटमेंट में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग, क्योंकि जितना ज्यादा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसमें देंगे, ठीक है। सो हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग, इसके अलावा आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने को बोल सकते हो, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने को बोल सकते हो, जैसे आप क्या बोल सकते हो कि पर्सन को बोलोगे कि भाई बैलेंस्ड डाइट लो, ठीक है, एडिक्वेट एडिक्वेट स्लीप लो, ठीक है, रेगुलरली एक्सरसाइज करो और टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करो, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। जो भी काम है उसका प्रेशर इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ पे अफेक्ट करने लगे ना, तो वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके रखो। सो ये हम पर्सन को क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग हम उसको हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ थेरेपीज हैं, साइकोथेरेपीज, जैसे आप सीबीटी, जिसमें पर्सन का जो भी नेगेटिव थिंकिंग है टुवर्ड्स द स्ट्रेस उसको आप चेंज कर सकते हो, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आप दे सकते हो पर्सन को। आप रिलैक्सेशन थेरेपी लाइक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन है, योगा है, वो भी करवा सकते हो पर्सन को, ठीक है। तो रिलैक्सेशन थेरेपी भी आप दे सकते हो। स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन थेरेपी, अब देखिए स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन थेरेपी क्या होती है, देखिए स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन थेरेपी बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पे हम पर्सन को सिखाते हैं कि इससे पहले स्ट्रेस बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग बन जाए आप उसको कोप अप करना सीखो, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन थेरेपी में पर्सन को सिखाते हैं। एट लास्ट कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट रहते हैं, ठीक है। कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अगर देखें तो आप पर्सन को एंजायोलाइटिक्स दे सकते हो। एंजायोलिटिक्स क्या होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे, डायजेपाम, लोराजेपाम, ये क्या है, एंजायोलिटिक्स ड्रग्स हैं, ये आप पर्सन को दे सकते हो, ठीक है। अगर स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन को कॉज कर रहा है, डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट्स आप पेशेंट को दे दो, SSRI है, MAOI है, ये वाली कंडीशन, ये वाले ड्रग्स आप दे सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हो, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कुछ फिजिकल सिम्टम्स लाइक पैल्पिटेशंस वगैरह देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए आप बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्या था, ट्रीटमेंट था कि किस तरीके से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को जिसके अंदर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, बट ये कॉमन ट्रीटमेंट है जिसमें हमने नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे ज्यादा फोकस करना है कि पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन और काउंसलिंग दे, पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जहां पे उसको बैलेंस डाइट, एडिक्वेट स्लीप, रेगुलरली एक्सरसाइज करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बोलना है, और साथ ही साथ CBT, रिलैक्सेशन थेरेपी, आर्ट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी है, ठीक है, स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन थेरेपी है, ये सारी थेरेपीज आप दे सकते हो, ठीक है। आर्ट थेरेपी भी आप दे सकते हो, यहाँ पे आर्ट थेरेपी है, ठीक है, म्यूजिक थेरेपी है, ये भी आप दे सकते हो ताकि पर्सन का स्ट्रेस रिड्यूस हो गया। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पे ऐसे ड्रग्स जो कि एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे, तो एंजायोलिटिक्स दे सकते हो, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड बीटा ब्लॉकर्स आप इसमें दे सकते हो। सो ये जो कंप्लीट ओवरव्यू था रिगार्डिंग स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, स्ट्रेस क्या होता है कि पर्सन के मन, कोई पर्सन के अंदर कोई भी इंटरनल या पर्सन के बाहर कोई एक्सटर्नल कोई भी प्रेशर या कोई भी डिमांड बढ़ रही है, तो बॉडी जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कर रही है, जो मेंटल रिस्पॉन्स कर रही है, इमोशनल रिस्पॉन्स कर रही है, वो क्या था, स्ट्रेस था, ठीक है। और उस स्ट्रेस से लड़ना, उस स्ट्रेस से कोप अप करना क्या था, अडेप्टेशन था, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस भी देखे थे, ठीक है, कॉजेस भी देखे थे, बट उसके बाद हमने क्या देखे थे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की, दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं, यू स्ट्रेस एंड यू स्ट्रेस क्या था, पॉजिटिव स्ट्रेस था, ठीक है, और डिस स्ट्रेस क्या था, नेगेटिव स्ट्रेस था, ठीक है। और
स्ट्रेसर्स की भी बात करी थी कि स्ट्रेसर्स वही होते हैं जो स्ट्रेस कॉज करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रेसर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी हमने इंटरनल और एक्सटर्नल देखा था, इंटरनल स्ट्रेसर्स अलग होते हैं और एक्सटर्नल स्ट्रेसर अलग होते हैं। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस पढ़े थे हमने, जिसमें हमने निमोनिक पढ़ा था, एफ पाइंस। ठीक है, और नेक्स्ट हमने मॉडल्स पढ़े थे, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या पढ़ा था कि मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, स्टिमुलस बेस्ड मॉडल, रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल एंड ट्रांजेक्शनल बेस्ड मॉडल। एंड एट लास्ट हमने इसका ट्रीटमेंट पढ़ा था कि ट्रीटमेंट में हमने बेसिकली क्या बोला कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सो ये कंप्लीट ओवरव्यू था रिगार्डिंग स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।